तो पहला श्लोक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि संजय क्या बोले। धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया था कि संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके ऊपर संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब जब भी हम ना दुर्योधन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक इमेज बनती है। अब आपके मन में भी वो इमेज बनी होगी, इगोइस्ट, जेलस और ग्रीडी व्यक्ति की। लेकिन क्या हमने सोचा है कि अगर हम दुर्योधन को साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक लेंस से देखें तो हमें क्या नजर आएगा, हमें कैसे दिखेगा दुर्योधन। आज हम दुर्योधन को एक विलन नहीं बल्कि एक केस स्टडी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक में जो सेकंड श्लोक है जिसमें संजय बोलते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, संजय बोल रहे हैं ना कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर। अब इस लाइन को अगर मैं सिंपल करूं तो मैं सिंपल फॉर्म में ये बोल सकता हूं कि सामने पांडवों की सेना है, उनकी मिलिट्री की कुछ फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन को देख के दुर्योधन के मन में क्या हुआ होगा। अब इस सीन को ना इमेजिन करो, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा। आंखें बंद करो और इमेजिन करो, सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, मतलब 10-15 किलोमीटर का। एक विशाल सेना खड़ी है पांडवों के सामने और उसको दुर्योधन देख रहा है। अब उसके मन में क्या आएगा ये सेना को देख के। तो इसी मोमेंट को, इसी पल को, इसी पर्सपेक्टिव को हम 3 स्तरों पे समझेंगे। एक परसेप्शन लेवल पे, एक मेंटल फ्रेमवर्क पे, और तीसरा इमोशनल रिस्पॉन्स, क्या हुआ होगा दुर्योधन का उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सेना को देख के। तो अगर हम परसेप्शन की बात करें तो दुर्योधन ने क्या और कैसे देखा। पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक आई से। उसने सिर्फ संख्या नहीं देखी बल्कि फॉर्मेशन देखी। संजय ने क्या बोला, संजय ने बोला ना श्लोक में कि दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त का मतलब क्या हुआ, व्यू मतलब फॉर्मेशन। उसने देखा कौन कहाँ खड़ा है, कौन लीड कर रहा है, कौन से योद्धा किस पोजीशन में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वो मिलिट्री डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल रेडीनेस को डिकोड कर रहा था। इससे आपको दुर्योधन की इंटेलिजेंस का भी पता लगेगा कि दुर्योधन ऐसा ही नहीं है कोई गली का गुंडा जिसको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, इस लेंस से नहीं देख सकते हम दुर्योधन को। जिससे लड़ने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण आए तो उस बंदे को हम बेवकूफ़ तो नहीं बोल सकते। हाँ, वो अधर्मी था, उसने काफ़ी कुछ गलत किया अपनी ज़िंदगी में, वो अलग बात है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दुर्योधन इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये था स्ट्रेटजी गाइड। अब हम थ्रेट डिटेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे ही उसने सेना देखी वो ऑटोमेटिकली रिस्क असेसमेंट मोड में चला गया। ये तो जब वो देखता है सेना को तो उसके मन में क्या आता है, वो देखता है ये तो भाई बड़े ही ऑर्गेनाइज है, इनके पास तो अब योद्धा भी स्ट्रांग है, द्रोणाचार्य के दुश्मन का बेटा भी उधर ही है। मतलब एक तरह से बैटल फील्ड को एक्सरे विजन से देख रहा था दुर्योधन। आंखें सेना देख रही थी
पर दिमाग खतरे के सिग्नल पकड़ रहा था। ये था उसका परसेप्शन सेना को देख के। अब मेंटल फ्रेमवर्क समझते हैं दुर्योधन के, मतलब उसके दिमाग के लेंसेज। मेंटल फ्रेमवर्क क्या होता है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। मेंटल फ्रेमवर्क, हर बंदे का मेंटल फ्रेमवर्क होता है, पर मेंटल फ्रेमवर्क एक्चुअल में होता क्या है? मेंटल फ्रेमवर्क होता है आपकी सोचने का तरीका प्लस आपके बिलीफ सिस्टम प्लस आपका पर्सपेक्टिव, इसको बोलते हैं मेंटल फ्रेमवर्क। अब वो राजा था तो फिर अगर वो इस तरह से देखेगा कि मैं राजा हूँ, तो सामने दूसरी दुश्मन की सेना खड़ी है, तो वो बोलेगा यार मैं तो राजा हूँ, ये मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं, ये कैसे हो सकता है? उसने लीडरशिप के ईगो से देखा, उसने देखा कि ओपोजिशन भी भाई साहब कमज़ोर नहीं है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। उसने कंपेयर किया, उसने उनके पास देखा कि उनके पास कृष्ण है, तो हमारे पास भीष्म द्रोण और कर्ण है। ये तो हुआ होगा ना, खुद देखो ना, जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। मान लो आपके पड़ोसी ने या आपके दोस्त ने नई कार ले ली, उसने क्रेटा ले ली नई हुंडई की, तो आप क्या बोलोगे? अब अगर आपको ईर्ष्या हुई, तो आपको अपनी ईर्ष्या को ख़त्म तो करना है किसी न किसी तरह से। या तो आप ये बोल दोगे भाई सब अमीर घर का है, उसको हमारी तरह ड्यूटी नहीं जाना पड़ता, इस तरह से आप अपने आप को नॉर्मलाइज करोगे। या तो आप ये बोल दोगे तो क्या वो क्रेटा है भाई साहब, हमारे पास भी है, हमारे पास i20 है। वैसे ही जैसे ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यही कंपैरिजन सेम उस टाइम पे युद्ध भूमि पे कौन कर रहा था? दुर्योधन कर रहा था। ये तो सेकंड मेंटल फ्रेमवर्क। अब तब उसका इमोशनल रिस्पॉन्स भी आया होगा ना, ऐसा तो हुआ नहीं होगा उसको एंग्जाइटी नहीं हुई होगी, एंग्जाइटी तो हुई होगी। वो तो देख रहा होगा भाई साहब ये तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, पांडव तो काफ़ी तैयारी करके आए हैं। अगर उसने अहंकार भी आया होगा, वो बोला होगा यार ये कैसे मुझे चैलेंज कर सकते हैं। याद रखना, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सिर्फ बाहरी अंकों से नहीं देखा, बल्कि राजनीतिक, असुरक्षा, अहंकार, रणनीति और रिश्तों की उलझन के चश्मे से देखा, और उसी हिसाब से उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसको मैं ना एक सिंपल एनालॉजी के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि इस टाइम पे दुर्योधन की क्या कंडीशन रही होगी, मे भी आप रिलेट कर पाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचिए एक आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हो रहा है। टॉस के बाद जब मैदान पर भारत की टीम वार्म अप के लिए आई, तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के कैप्टन है, उसको मान लीजिए दुर्योधन, मान लीजिए, देखो मैंने ये नहीं बोल रहा कि बाबर आजम दुर्योधन है, बस मान लीजिए समझने के लिए। तो बाबर आजम दुर्योधन है, मैदान में खड़े हैं, वो क्या देखते हैं? जैसे दुर्योधन मैदान में खड़ा है, सामने सेना देखता है, वैसे ही बाबर आजम देखता है विराट कोहली को देखता है। पहले वो देख रहा है कि विराट कोहली भाई साहब पूरा काम है, कंपोज्ड है, फोकस्ड है। रोहित शर्मा नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है और दे धड़ाधड़ छोट मार रहा है। जसप्रीत बुमराह परफेक्ट जोरकर मार रहा है। शुभम गिल कॉन्फिडेंट शो कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैप्टन केएल राहुल है जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब बाबर आजम के मन में क्या चल रहा होगा? दुर्योधन की तरह वो देख रहा होगा कि भाई साहब अच्छा इसके पास कोहली है, तो हमारे पास शाहीन है, कर रहा होगा ना कंपेयर। और ये भी देख रहा होगा कि यार जब उनको इनसिक्योरिटी हो रही होगी कि ये राहुल जिसे हमने पहले कभी लाइटली लिया, आज भाई साहब फुल ऑन कॉन्फिडेंट दिख रहा है, ये तो लीडर बन गया है। समझ रहे हो? इसी तरह से उस टाइम पे दुर्योधन की भी मनोस्थिति थी। जैसे दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देकर बुद्धिमान बनकर अपने डर को कूटनीतिक चाल में बदला, वैसे ही आज का कोई कप्तान ओपोजिशन की टैक्टिकल रेडीनेस को देखकर अपनी इनसिक्योरिटी को स्ट्रेटजी की लैंग्वेज में बोलता है। ऐसा ही होता है।
तो ये तो था कि दुर्योधन को पांडवों की सेना को देखकर उसके मन में क्या क्या भाव उठे। तो अब वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। तो वो बोलता है द्रोणाचार्य जी के पास जाके, दुर्योधन, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखें। अब इस श्लोक को भी हम डेप्थ एनालिसिस से समझेंगे। अगर हम पहले एक एक शब्द की, अगर जो संस्कृति के शब्द है उसकी व्याख्या करें, तो पश्य एक वर्ड चूज़ किया है उन्होंने स्टार्टिंग में। पश्य का मतलब होता है देखो। अब ये रिक्वेस्ट मोड नहीं है, ये कमांड वाली टोन है कि गुरुजी देखो, सामने सेना खड़ी है। दुर्योधन गुरु को आदेश दे रहा है यहाँ पे कि भाई देखो। ये आदर नहीं है, ये दबाव है। यानी मैं राजा हूँ और आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो देखिए। इसमें ईगो, अर्जेंसी और कंट्रोल का सिग्नल है। देख पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? सेकंड है, उसने बोला ये पांडवों की विशाल सेना को देखो। वो सीधे शब्दों में पांडव आर्मी की ताकत को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन सरकेस्टिक तरीके से। उसने बोला कि देखो ये कितनी स्ट्रांग हो गई है, ये बोलना चाह रहा था, पर ऐसा उसने बोला नहीं। अब सरकेस्टिक है, उसने ये बोलना चाहता था कि भाई साहब, गुरुजी ये देखो कितनी स्ट्रांग हो गई है। आपने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था। पांडवों की शक्ति को सटल तरीके से हाईलाइट करना ताकि द्रोण पर टेंशन आए, इसलिए वो शब्दों को जो चाइन कर रहा था ना, बड़े बारीकी से कर रहा था, ताकि गुरुजी को ऐसा ना लगे कि मैं उनको दबाव डालना चाहता हूँ, पर वो शब्द उनके मन में जाए और दबाव डालें। उसने बोला व्यू में सजाई गई है द्रौपद के बेटे द्वारा। अब उसने क्यों बोला कि द्रौपद के बेटे द्वारा? ये ना एक्चुअल में साइकोलॉजिकल पंच है। कैसे? धृष्टद्युम्न कौन थे? धृष्टद्युम्न थे द्रौपद का पुत्र, वही द्रौपद जिसने द्रोण को जिसे द्रोण ने कभी हराया था। एक बैटल हुई थी पास्ट में, द्रोण ने धृष्टद्युम्न के बेटे को हराया, पिता को हराया था। अब धृष्टद्युम्न कौन थे? धृष्टद्युम्न थे द्रौपदी के पिता, मतलब द्रौपद के ब्रदर। और धृष्टद्युम्न को पैदा ही किया गया था द्रोण को मारने के लिए। अब दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य देखिए, आपकी खुद की मौत का कारण बना हुआ व्यक्ति आज पांडवों की सेना का सेनापति बन गया है। इसमें क्या हिडन मैसेज था? इसमें हिडन मैसेज था, क्या आप सच में लॉयल है हमारे लिए? क्योंकि आपका शिष्य, आपके शत्रु का बेटा आज हमारे विरोध में खड़े हैं। देखो, दुर्योधन को इतना तो पता था कि द्रोणाचार्य लड़ेंगे तो हमारे साइड से ही। उसमें इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं था, 1% भी डाउट नहीं था। पर उसको डाउट था, क्या वो पूरे मन से लड़ेंगे? क्या वो अपना 100% एफर्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे? इसके ऊपर उनको डाउट था दुर्योधन को। उसके बाद दुर्योधन ने यह भी बोला, जो आपका शिष्य है और बुद्धिमान है, बोला ना उसने कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की सेना को देखिए। उसने बोला जो आपका शिष्य है और बुद्धिमान भी है। इससे क्या बोलना चाह रहा है? इससे वो ना टोंट मार रहा है मैनिपुलेट करके। कैसे? वो बोलना चाह रहा है कि आप ही ने उसे सिखाया, अब वो भाई साहब आपके सामने खड़ा हो गया है और आप उसे बुद्धिमान भी मानते थे। देखिए वो कितना होशियार निकला, आपसे सीख के आपके सामने ही आ गया है। वो ना गुरु जी को, अपने द्रोणाचार्य जी को गिल्ट ट्रैप में डालना चाहता था। ठीक है,
तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि दुर्योधन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दिया, उन्होंने मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया है। दुर्योधन ने गुरु को याद नहीं दिलाया कि आप मेरे साथ है, वो जस्ट कंफर्म करना चाहता था कि 100% मेरे साथ है गुरु जी, आपके नहीं। ठीक है। अब उसके बाद पांडव सेना की व्यू रचना देखकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बताता है द्रोणाचार्य को। अब जो ये 3 श्लोक है, 4, 5 और 6, इसमें अब वो देख के आया है, पूरे ग्राउंड का एनालिसिस करके आया है। अब वो गुरु को बता रहा है, वो गुरु को बता रहा है इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती बोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। तो इन 3 श्लोकों में कुल मिलाकर 17 योद्धाओं का, मतलब वॉरियर का जिक्र किया गया, जो सभी महारथी योद्धा हैं। तो 11 इंडिविजुअल नेम, 1 इंडिविजुअल अभिमन्यु और 5 द्रौपदी के पुत्र पांडव। तो अब क्वेश्चन ये आता है, हम सबके दिमाग में ना एक इमेज है दुर्योधन की, वो कपटी है, दुष्ट है, ईगोइस्ट है, पर ये बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही विचित्र श्लोक है। व्यास जी यहां बोलते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना की तारीफ की, तो उसने तारीफ क्यों की पांडवों की सेना की? वो तो गालियां दे सकता था, जिस हिसाब से हमारा पर्सपेक्टिव है दुर्योधन को लेके, उसको तो गालियां देनी चाहिए थी, पर उसने तारीफ क्यों की? दुर्योधन ने पांडवों की तारीफ क्यों की? इसको एक मैं आपको साइकोलॉजी की 1-2 थ्योरी बताता हूँ, मनोवैज्ञानिक थ्योरी, जिसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दुर्योधन की मनोस्थिति क्या थी, साइकोलॉजी क्या थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एल्फ्रेड एडलर एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे जो फ्रॉड के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन उनका फोकस अलग था। एडलर कहते थे कि हर इंसान का जीवन में कभी ना कभी मैं दूसरों से कम हूँ या मैं काफ़ी नहीं हूँ जैसे थॉट्स आते हैं। ये थॉट एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं खुद को किसी फील्ड में, तो हम कहीं ना कहीं वीक होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो, लुक्स हो, स्टेटस हो, तो हमें लगता है कि हम किसी ना किसी सेंस में कम है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। एडलर ने इसको नाम दिया इन्फीरियरिटी फीलिंग। अब दिक्कत तब होती है जब कोई व्यक्ति इस इन्फीरियरिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय छुपाता है या उसका कंपनसेशन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवर कंपनसेशन। मान लो, अब मैं आपको ना ओवर कंपनसेशन को एक ना सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, समझ गए ना मैं क्या आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ? मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ एल्फ्रेड एडलर का कि कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी की मैं कम हूँ। उसने और इस फीलिंग को बोला है इन्फीरियोरिटी फीलिंग। और जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और उसको ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर कंपनसेशन। अब इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमेशा स्कूल में एवरेज मार्क्स लेके आता है ना,
लेकिन उसके आसपास के सभी टॉप करते हैं, तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी आ सकती है। ज़रूरी नहीं आएगी, पर आ सकती है। अगर वो इमोशनली मेच्योर है तो वो कहेगा मैं मेहनत करूँगा यार, मुझे इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर वो इमेच्योर या इनसिक्योर है तो वो कहेगा या कह सकता है ये टॉपर लोग ना रट्टा मारते हैं, मैं तो असली इंटेलिजेंट हूँ, मैं दुनिया को अलग तरीके से अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। यहाँ वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी कमजोरी को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेटनेस का मास्क पहन रहा है। जब तक व्यक्ति इन्फीरियरिटी फीलिंग को समझकर उसका सामना करके अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश नहीं ना करता, तब तक वो फीलिंग कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। जब वो उस फीलिंग को समझ के अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेगा, तब वो फीलिंग कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। लेकिन जब वो उस फीलिंग को दबाता है या उससे भागता है, तब वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बन जाती है। जब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति हर जगह अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। वो हर बात में डोमिनेट करना चाहता है, दूसरों की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। उसका टोन या बिहेवियर में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ वाला एटीट्यूड आ जाता है। मतलब जिन जितना अंदर से वीक उतना ही बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका असली मकसद होता है खुद को खुद से बचाना। हमने हजारों बंदे ऐसे देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे, कॉलेज में देखे होंगे, होते हैं नो डाउट। बट हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमने ये सीखना है गीता से कि हम दूसरों की इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को देखें। नहीं, ये हमारा 1% भी पर्पस नहीं है, वो तो हम देख ही सकते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि हम अपने इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को देखें, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को देखें, उसको पहचानें, उसको मानें। पर हम देखेंगे कैसे? चलो ठीक है, आज आप मान लेंगे कि ठीक है यार, मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, मुझे ज़िंदगी में पीस चाहिए, शांति चाहिए, और मुझे कुछ करना है, ओरिजिनल करना है, जैसा कबीर दास ने किया था, जैसा चाणक्य ने किया था, जैसा महात्मा बुद्ध ने किया था, जैसा श्री कृष्ण या अर्जुन ने किया था। ओरिजिनल, समथिंग प्योर। तो उसके लिए तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। पर हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे अंदर भी वो साइंस और सिम्टम्स हैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सिटी के? सो देर आर साइंस ऑफ इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी। अब मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि आपके अंदर वो सिम्टम्स है या नहीं। तो सबसे पहला है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग मतलब अच्छा और बुरा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि या तो चीज़ अच्छी होती है या बुरी होती है, ना ही उसके बीच में कुछ नहीं होता। एग्जांपल देता हूँ आपको। आप बोलोगे कि जो एआई है ना वो सबकी जॉब छीन लेगा, तो अब पढ़ाई करने का तो क्या फ़ायदा हो गया जब एआई सबकी जॉब छीन ही लेगा। पर रियलिटी ये नहीं है। ये सच है कि वो कुछ जॉब्स छीन लेगा, लेकिन नए रोल्स भी बनाएगा। एआई ट्रेनर, एथिक्स ऑडिटर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एक्सेट्रा। ये सोच दिखाती है कि बंदा न्यूआंस समझने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज फर्स्ट सिम्टम। अगर आप चीज़ों को
सिर्फ सही और गलत नज़र से देखते हैं. लाइफ इज अ डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे यार. लाइफ इज नॉट ओनली ब्लैक एंड वाइट. सेकंड सिम्टम है वो जल्दी जज करना शुरू करता है, मतलब कि जल्दी जजमेंट पास कर देता है. एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है, वो किसी लड़की को ना इंस्टाग्राम पे देखता है, वो लड़की इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा वो लड़की यार इंस्टाग्राम पे रील बनाती है तो वो सीरियस नहीं है अपने कैरियर को लेके, वो कैरियर माइंडेड लड़की नहीं है. शायद वो यार कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है या क्रिएटिव एक्सप्रेशन का यूज़ कर रही है विदाउट समझ. हमने उस पर डायरेक्ट लेवल लगा दिया, ज़्यादा सोचा भी नहीं. तो अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी. थर्ड सिम्टम है या साइन है कॉन्ट्राडिक्शन या कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं कर पाना. एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुझे. वो बॉस ना, ऑफिस की एग्जाम्पल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है और फेयर भी. ये कैसे हो सकता है? रियल वर्ल्ड में एक इंसान के अंदर दो क्वालिटीज़ हो सकती हैं, हमारे अंदर भी होती है. वो स्ट्रिक्ट भी हो सकता है और फेयर भी हो सकता है. ये सोच बताता है कि बंदा इमोशनली लेयर्ड रियलिटी को समझने में कमज़ोर है. अब वो रियलिटी या चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा. वो एक लेवल लगा देता है कि ये बॉस, ये बंदा ऐसे ही है. एक पर्टिकुलर कंडीशन आई, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, बॉस ने थोड़ा डांट दिया. अब उसने उसकी वही इमेज बना ली कि ये बंदा है ही ऐसा. दिस इज़ अ थर्ड साइन. फोर्थ साइन है वो बंदा हमेशा अपने आप को ना राइट समझेगा. मैं ही ठीक हूँ, अगर टीम डिले कर रही है तो उनका फॉल्ट है. भाई ध्यान से सोचो, शायद कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं थी या वर्कलोड इम्बैलेंस था, बट ये बंदा अपनी गलती देखने को तैयार नहीं है. फिफ्थ है उसे इमोशन समझने में दिक्कत आती है. वो दूसरों के इमोशंस नहीं समझ पाता, उसमें लो एम्पैथी होती है, वो चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो अपना फीडबैक नहीं सुन पाता, वो फेक कॉन्फिडेंस की तरफ भागता है, वो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन से भागता है. ठीक है. सो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स. और ये होगी एल्फ्रेड की थ्योरी, जिसमें वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल हमें अपनी ज़िंदगी में ये लगता है कि हम किसी से कम हैं. एक और साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, कार्ल रोजर्स, एक मशहूर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने लोगों को समझने का एक अलग तरीका दिया. उन्होंने माना कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, इवॉल्व करने का. उन्होंने एक बहुत ही डीप कंसेप्ट दिया, सिक्योर सेल्फ एस्टीम, यानी अपने होने को बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेना. अब इसमें उन्होंने बोला सेल्फ एस्टीम, बट सेल्फ एस्टीम होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट फील करना और अपने फ्लॉज के साथ भी खुद को एक्सेप्ट कर पाना. यानी मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ, मुझ में कमियाँ हो सकती है पर मैं उनसे कम नहीं हो जाता या जाती. ठीक है. सेल्फ एस्टीम के दो एलिमेंट्स होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्सेप्टेंस. कार्ल रोजर्स बड़े सिंपल शब्दों में बोलते हैं, जब हम अपने आप को अनकंडीशनल एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हैं. हम दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हम सेफ फील करते हैं तभी हम सच में दूसरों की ब्रिलियंस को सेलिब्रेट कर पाते हैं. अब आप बोलोगे यार
कहाँ गीता से ये हमें साइकोलॉजी की क्लास में ले गया। अब आपके सामने मैंने दो कंसेप्ट रखे, एक सेल्फ एस्टीम का, दूसरा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का। अब दुर्योधन ने शुरुआत की अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ से। वो बोलते हैं कि देखिए पांडवों की ये महान सेना को जो द्रुपद के पुत्र आपके ही ज्ञानी शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित की है। अब यहाँ ध्यान से सोचिए, ये शब्द जो उसने चुने, चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्या कह रहे हैं? दुर्योधन ने अपनी बात की शुरुआत अपने दुश्मन की ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करते की। वो बोल रहा है कि ये सेना महान है, ये व्यवस्थित है, इनकी फॉर्मेशन कितनी अच्छी है। क्या कोई इनसिक्योर पर्सन या लीडर ऐसा करता है? जो इनसिक्योर बंदे होते हैं ना, वो अपने राइवल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी तारीफ छुपाते हैं, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्योधन यह ओपनली तारीफ करता है, डायरेक्ट है, रिस्पेक्ट के साथ बोलता है। ये सब इंडिकेट करते हैं कि दुर्योधन इस वक्त शांत है, इमोशनली क्लियर है और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात वो है तारीफ का पैटर्न। दुर्योधन बोलता है वो भीम का नाम लेता है, अर्जुन का नाम लेता है, विराट, सत्यकी, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र का जिक्र करता है। वो सबको महारथी कहकर सम्मान देता है। यार महारथी एक ऐसा टाइटल होता है जो सिर्फ हाईली स्किल्ड वॉरियर्स को दिया जाता है। यानी ये कैजुअल तारीफ नहीं थी, ये जेन्युइन रिकॉग्निशन था। तो सवाल ये उठता है, अगर दुर्योधन अंदर से शेकी होता, इनसिक्योर होता या अपने ईगो में कंफ्यूज होता, तो क्या वो अपने ओपोनेंट्स की इतनी ओपनली तारीफ करता? द आंसर इज नो। वो या तो पांडवों की बुराई करता या अपनी सेना को ओवर ग्लोरीफाई करता, एग्जैजरेट करता। लेकिन उसने दोनों में बैलेंस बना के रखा। यहां से हमें पता लगता है कि दुर्योधन इमोशनली स्टेबल है। उस समय दुर्योधन स्वयं में क्लियर था। उसने अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को देखा, इग्नोर नहीं किया। ये इमोशनल मैच्योरिटी का संकेत है। लेकिन इस क्लैरिटी को कैसे देखें? जो उस टाइम पे एक दुर्योधन के पास क्लैरिटी है, हम उसको कैसे देखें? जो दुर्योधन के पास उस टाइम पे क्लैरिटी है ना, वो क्लैरिटी है विदाउट कंपैशन। क्लैरिटी विदाउट कंपैशन इज इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ ईगो। इसका अर्थ ये हुआ, दुर्योधन इमोशनली क्लियर था लेकिन स्पिरिचुअली अवेयर नहीं था। वो दूसरों की ब्रिलियंस को आइडेंटिफाई कर सकता था, पर उसे रिस्पेक्ट या संवेदना से नहीं देखता था, बल्कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस के तौर पे देखता था। इस डुअलिटी को कैसे समझे हम यार, कि वो रिकॉग्नाइज भी कर रहा है सामने वाली सेना को, बट वो संवेदनशील से नहीं देखता, रिस्पेक्ट वाई वाब से नहीं देखता। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंसान होता है ना, उसके अंदर ना बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी होती है। क्लैरिटी और कंफ्यूजन, ईगो और प्रेम, एक्सेप्टेंस और जेलसी। और व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग चेहरा दिखाता है। तो दुर्योधन में भी क्लैरिटी थी, पर अहम भी था, और संवेदना की कमी थी। ये सब क्वालिटी एक साथ एग्जिस्ट करती थी उस पर्टिकुलर टाइम में दुर्योधन में। तो दुर्योधन में क्लैरिटी थी लेकिन वो बुद्ध नहीं था। उसके पास आंखें थी लेकिन वो रोशनी से डरता था। उसने सत्य देखा पर उसे जिया नहीं। अक्सर जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं ना, वो प्रेशर में भी टूट जाते हैं।
क्योंकि उनकी मोरालिटी सरफेस लेवल पे होती है, लेकिन जो लोग अंदर से इमोशनली स्ट्रांग होते हैं उनका फाउंडेशन क्लियर होता है, उन्हें दूसरों की ग्रेटनेस से डर नहीं लगता। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी तारीफ करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वाइटली काम करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, उनमें इमोशनल कॉन्फिडेंस होता है। तो दुर्योधन का ये मोमेंट हमें ये सिखाता है, हमें किसी को तुरंत बुरा या अच्छा लेवल नहीं देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति अंदर से इमोशनली कितना स्टेबल है। हो सकता है दुर्योधन ने, हो नहीं सकता, हमें पता ही है कि दुर्योधन ने काफ़ी सारी गलतियां की है, लेकिन ये एक मोमेंट, एक रिमाइंडर है। कभी कभी जैसे हम, जिसे हम विलन समझते हैं ना, वो अंदर से डीप इमोशनली विजडम रखता हो। और कई बार जो लोग बाहर से मोरल दिखते हैं ना, वो अंदर से फ्रेजाइल होते हैं। तो असली करेक्टर का बेस है सेल्फ एश्योरेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, असली करेक्टर का बेस है सेल्फ एश्योरेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वो दूसरों की ग्रेटनेस से इनसिक्योर नहीं होता। ये नज़रिया सिर्फ दुर्योधन को समझने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों और खुद को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ आपने आज एक नए पर्सपेक्टिव से दुर्योधन को देखा होगा, समझा होगा। हमें यह भी पता लगा, चाहे दुर्योधन के अंदर अहंकार है, चाहे उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन दुर्योधन बेवकूफ़ नहीं था। दुर्योधन इंटेलिजेंट बंदा था, उसके पास स्ट्रेटजिक अवेयरनेस थी, वो चीज़ों को देख सकता था, बट उसके अंदर कंपैशन नहीं था। क्या हमारे अंदर भी वैसा ही है? तो अगले श्लोक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।